मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं। और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर, जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। सत्येंद्र हत्याकांड के सभी आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। यूपी के भदोही निवासी सत्येंद्र मिश्रा की हुई थी 30 अगस्त को निर्मम हत्या। पत्नी से अवैध संबंध के कारण मकसूद ने रची थी हत्या की साजिश। अंतर जिला गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। देसी पिस्तौल के साथ 3 जिंदा कारतूस और लूट के 25,000 नगद बरामद। सीएससी और राहगीर को बनाया जाता था निशाना। तीसरी में खूंखार शियार के हमले से 11 घायल, गांव में दहशत। NH2 पर तेज रफ्तार बाइक और ट्रक में सीधा टक्कर, 2 महिला की मौत, देवर घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया आधे घंटे तक सड़क जाम। और मोटरसाइकिल सवार मां बेटे से हथियार के बल पर लूट, राइफल के बट से मारकर किया घायल। 20,000 नकदी समेत आभूषण की लूट, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के भदोही के सत्येंद्र मिश्रा को हत्या करने के मुख्य आरोपित मकसूद अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड मकसूद अंसारी समेत 5 आरोपियों को दबोचने में सफल रही। शनिवार को गिरिडीह एसपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सभी आरोपियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। गिरिडीह में पिछले दिनों धनवार थाना क्षेत्र के परतन ओपी अंतर्गत जमुनिया टाण मैदान में यूपी के भदोही जिला के कोलापुर के सत्येंद्र नाथ मिश्रा की हत्या कर शव फेंक दिए जाने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपियों ने हत्या कर सिर को दूसरे जगह व धड़ को मैदान में छोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल कर मृतक का पता लगाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मकसूद अंसारी, नवीन मियां, हजरत मियां, निजाम मियां, खलील मियां शामिल हैं। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने पुराने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में गठित SIT टीम ने जमुआ थाना क्षेत्र के रेम्बा चौक से मकसूद अंसारी और नवी मियां को गिरफ्तार किया है। वहीं हजरत मियां और निजाम मियां को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कोलापुर से गिरफ्तार किया है। वहीं खलील मियां की गिरफ्तारी अभियुक्त के रेम्बा स्थित घर से की गई। एसपी श्री रेणु ने कहा कि मकसूद अंसारी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए बताया कि सत्येंद्र नाथ मिश्रा, जिसे वो पंडित कहकर बुलाता था, उसके व्यवहार से परेशान होकर षड्यंत्र कर धोखे से यहाँ लाकर सभी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों की आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले एक घटना परसन थाना ओपी गिरिडीह में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का धड़ बरामद हुआ था। इनका सर कुछ दिनों के अंतराल के बाद बरामद किया गया था। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस कांड का अग्रतर अनुसंधान करते हुए त्वरित गति पे कार्रवाई की गई है और इसमें जो बाकी के अपराध कर्मी हैं उनको आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो बाकी के अभियुक्त इसमें रहे हैं, जिनकी भी संदिग्धता सामने आई है, वो निम्नवत हैं: मकसूद अंसारी, नवी मियां, हजरत मियां, निजाम मियां एवं खलील मियां। ये 5 लोगों का इसमें अग्रतर कार्रवाई में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें इन 5 लोगों की संदिग्धता और पाई गई थी। जो मुख्य प्लानिंग है वो इब्राहिम, जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, इनके साथ मकसूद, हजरत मियां एवं निजाम मियां ने मिलकर किया था, जिसमें इनका सहयोग एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए, एक बार जब घटना कर दी गई थी, मृत्यु कर दी गई थी, कारित कर दी गई थी जो इस डिजीज की, तो उसके बाद जो इनके साथ जो कपड़ा पहने हुए थे, जो मोबाइल लिए हुए थे, इनका एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाकी लोगों ने सहयोग दिया था। तो इनके गिरफ्तारी के अलावा जो सामान अभी बरामद हुआ है इस कांड में वो निम्नवत है। कुल 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल, मृतक का जला हुआ मोबाइल का अवशेष बरामद किया गया है, पर्स का जला हुआ अवशेष बरामद किया गया है,
अपराधियों के खून लगे जले कपड़े के अवशेष बरामद किए गए हैं। पिट्ठू बैग का जला अवशेष तथा चेन बेल्ट एवं अन्य जो इस घटना से संबंधित वस्तुएं हैं उनको बरामद किया गया है। घटना में पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। इसमें करीबन 18 से 19 दिन के अंदर ही सारे अभियुक्त जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसको कलेक्ट किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि हमारी टीम जो है वो आगे भी ऐसा काम करती रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे एसडीपीओ नवीन जी को और उनके साथ जो वहाँ के टीम मेंबर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है इस केस में, और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उसको ससमय गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सड़क लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह के 6 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस और ग्राहक सेवा केंद्र के अलग अलग संचालकों से लूटे गए 25,000 नकद रुपए बरामद किया है। गिरिडीह जिले के सरिया, बिरनी, जमुआ क्षेत्रों में लगातार हो रही लूट की घटना को अंजाम दिए जाने वाले गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा सरिया बगोदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार महतो के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को फिर बिरनी थाना क्षेत्र के डबरसैनी पहाड़ी के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं गठित टीम के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी गई। इसी दौरान शुक्रवार रात धनवार पुलिस की चेकिंग से बचकर भागने के क्रम में बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के आगे झांझ पुल के पास 2 बाइक में सवार 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। इन अपराधियों के पास से देसी कट्टा व 3 गोली बरामद किया गया। वहीं लूटा गया पैसा, चेकबुक की बरामदगी भी हुई है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि लूट में प्रयोग किया गया बिना नंबर का सफेद रंग का अपाची मोटरसाइकिल, बिना नंबर का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक नया अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पूछताछ में अपराधियों ने अपने बयान में सरिया, बिरनी, कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र में लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार अपराधियों ने कोडरमा के नवलसाही थाना क्षेत्र में 38,000 लूट, 27 अगस्त को बिरनी थाना में 1,25,000 रुपये लूट, 13 सितंबर को सरिया थाना में 2,08,000 रुपये लूट, 18 सितंबर को 7,500 रुपया एवं मोबाइल लूट मामले में संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों में कोडरमा के नवलसाही का विनोद राय, जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज का बबलू यादव, धनवार थाना क्षेत्र के एकडारा का रंजीत कुमार यादव, सरिया थाना क्षेत्र के बंदरखारों का लालजीत कुमार, जमुआ थाना क्षेत्र के हरला का बाबूलाल यादव एवं धनवार थाना क्षेत्र के एकडारा का रवि यादव शामिल है। गिरोह के उद्भेदन में शामिल पदाधिकारियों में बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार महतो, सरिया थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, बिरनी थाना प्रभारी सुरेश मंडल, धनवार थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिंह, अमरजीत कुमार सिंह, सरिया थाना विपिन कुमार एवं प्रतीक टोपनो, बिरनी थाना शामिल थे। एसपी श्री रेणु ने गिरोह के उद्भेदन पर पुलिस पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। सरिया, बिरनी, जमुआ और निकटवर्ती जो थाना क्षेत्र हैं इसमें लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई बार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि सीएससी एजेंट्स जो पैसा जमा करने बैंक में जाते हैं या सर्विस सेंटर पे जाते हैं या कभी किसी अन्य पब्लिक से सुनसान इलाकों में कई बार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पिछले 2 या 3 महीने में अगर बात करें तो करीबन 3 से 4 कांड ऐसे हो चुके हैं जिसके पीछे कुछ लोगों का हाथ संभवतः प्रतीत हो रहा था, एक गिरोह का हाथ प्रतीत हो रहा था। इसमें छानबीन की गई है। एक विशेष टीम की गठन की गई थी बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में,
जिसमें आसपास के जो भी थाना प्रभारी हैं, जमुआ के, सरिया के, बिरनी के, इनको मेंबर बनाया गया था। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हमेशा विजिलेंट एक निगाह रखा गया कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य मिले हैं इनके ऊपर, इसके बेसिस पे इनके ऊपर निगाह रखा गया और अंततः इन्होंने सफलता हासिल की है, जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने इन सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिनके द्वारा अंजाम दिया गया है एक के बाद एक। तो इनसे अभी फिलहाल करीबन 4 घटनाओं का हमारे पास खुलासा हो रहा है। बिरनी थाना कांड संख्या 223-20, सरिया थाना कांड संख्या 210-20, बिरनी थाना कांड संख्या 197-20 एवं एक अन्य कांड जो कि कोडरमा से संबंधित है, नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20, इनका खुलासा किया गया है। इन्होंने अपने संलिप्तता अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि इन सारे घटनाओं का अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। इन घटनाओं को करने के बाद जो राशि इन्होंने छीना है लोगों से, हथियार के बल पे छीना था, हथियार बरामद किया गया है और उसके साथ 3 एम्यूनिशंस जो लाइव एम्यूनिशंस हैं वो बरामद की गई है। घटना में लूटी गई राशि का कुछ अंश करीबन 26,640 रुपये बरामद किए गए हैं। जो मोबाइल लूटा गया था एक कांड में, नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20 में, वो बरामद हुआ है एवं इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। कुल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें नवलशाही, जमुआ, धनवार, सरिया, जमुआ के लोग हैं। इनका नाम निम्नवत है: विनोद राय, बबलू यादव, रंजीत यादव, लालजीत कुमार, बाबूलाल यादव एवं रवि यादव। पुलिस टीम के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई चूंकि की गई है और सभी को अरेस्ट किया गया है। समय रहते इन सारी घटनाओं को रोक लगाने के लिए इनके द्वारा जो कार्य की गई है उसकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अपनी टीम से आशा रखता हूं कि आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। तीसरी प्रखंड के गुमगी राउतडीह में 11 महिला, पुरुष व बच्चों को खूंखार शियार ने काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज शनिवार को तीसरी अस्पताल में किया गया। तीसरी प्रखंड के गुमगी राउतडीह में 11 महिला, पुरुष व बच्चों को खूंखार शियार ने काटकर घायल कर दिया। घटना शुक्रवार की देर शाम की है। सभी घायलों को शनिवार को तीसरी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर महेश्वर ने उनका प्राथमिक उपचार किया। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम को नदी व खेत बारी से लौट रही गुंजा भारती, सुमित्रा देवी, चुनचुन कुमारी, सुनीता देवी, गायत्री देवी व प्रमीला देवी को अलग अलग स्थान पर सियार ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला व लड़की का शोर सुनकर उन्हें बचाने गए फूलचंद राउत व नूनमन महतो को भी सियार ने घायल कर दिया। किसी के हाथ, किसी के पैर तो किसी के मुंह पर वार कर जख्मी कर दिया। इससे ग्रामीणों में दहशत है। सभी गुमगी के रहने वाले हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवव्रत कुमार ने कहा कि सभी को 5-5 सुई नियम के अनुसार लेनी होगी। सभी घायलों को रेबीज की सुई लगा दी गई है और आगे भी वे सभी लोग समय पर सुई लगवा लेंगे। नदिया में बचवा के काटे दूज गले बचवा पर हम गल के हम लोग काट ले और वो गले तो ओकरो काट ले साफ के 5 रुपए काट अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551।
बने सागर, हो बने सागर। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर PO प्योर। जी हाँ, PO प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। PO प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो PO प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। निमियाघाट थाना क्षेत्र के NH2 स्थित रांगामाटी के समीप सड़क हादसे में 2 महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों महिला आपस में गोतनी का रिश्ता था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए NH2 को जाम कर दिया, जिसे प्रशासन की मदद से लगभग आधे घंटे के बाद जाम को हटा दिया गया। डुमरी में रंगामाटी स्थित NH2 पर एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो जाने से बाइक पर सवार 2 महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि बाइक सवार कुलगो से तोप चांची के गणेशपुर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों महिलाओं की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH2 को जाम कर दिया, जिसे प्रशासन की मदद से लगभग आधे घंटे के बाद जाम को हटा दिया गया। बताया जाता है कि दोनों मृतका का आपस में गोतनी का रिश्ता था। वहीं मृतका की पहचान उर्मिला देवी और प्यासी देवी के रूप में हुई, जबकि घायल का पहचान सुरेश महतो कुलगो निवासी के रूप में हुआ है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मृतका के परिजनों को घटना की सूचना कर दी गई है। हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त बाइक सहित ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। इधर ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आ रहे थे दो लोग यहाँ पे बैग में सवार था और एक चलाने वाला भी। और 2 लोगों के बहुत खतरनाक मौत हो गया है। हाँ, महिला थी 2 और एक जेंट्स था। ट्रक तो पकड़ा गया है। जेंट्स को पूरा दूर तक ले घिसिया के लेगा। महिला लोग जैसे गिरा न ऐसे ही इसको डेथ हो गया। बहुत खतरनाक मौत मारा है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह वासियों को एक सौगात मिलने जा रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से गिरिडीह जिले के योग्य लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। गिरिडीह डीसी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर यह जानकारी दी। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय के सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जिले के योग्य लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। योजना के तहत लाभुकों को अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को आच्छादित किया जाना है। इसके लाभुकों के चयन के लिए मानक निर्धारित किया गया है। जो लोग निर्धारित मानक को पूरा करते हैं वे ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन की सुपात्रता की जांच के बाद चयनित योग्य लाभुकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद स्क्रूटनी कर अंतिम रूप से लाभुकों की सूची प्रकाशित कर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महत्वाकांक्षी योजना को लागू कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु IAS, जिला प्रपंच, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा मौजूद थी। सिक्योरिटी एक्ट के तर्ज पर झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सभी गैर अनाच्छादित NFSA के लोगों को ग्रीन राशन कार्ड दिए जाने का निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है।
आप सभी अवगत हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के पश्चात सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के 86% तथा शहरी क्षेत्रों के 69% लाभुकों को NFSA एक्ट के तहत लाभ दिया जा रहा था। इसमें या उनका गुलाबी कार्ड बनाया जाता था या फिर पीला कार्ड बनाया जाता था, जो कि अंत्योदय योजना का लाभ उनको उपलब्ध कराया था। और प्रति व्यक्ति 5 किलो की राशन गुलाबी राशन कार्ड वालों को और 35 किलो सभी पीले कार्ड वालों को उपलब्ध कराया जाता था। जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी आबादी बढ़ने के साथ साथ और भी बेनिफिशियरीज़ के ऐड होने की संभावना बढ़ती गई, लेकिन चूँकि हम लोग सभी ज़िले सैचुरेशन मोड में चले गए थे, इस वजह से नए लाभार्थियों को तभी जोड़ा जा रहा था अगर पुराने लाभार्थी को सूची से हटाया जाता था, चाहे उनके राशन कार्ड डॉर्मेंट हो जाने की वजह से हो, चाहे उनके अयोग्यता की वजह से हो या फिर किसी और वजह से। अर्थात अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती थी उसी 86% और 69% में, तो उसी के अगेंस्ट नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज़ को जोड़ा जाता था। लेकिन चूँकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो चुकी थी, इसीलिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर एक ज़िले को एक रिक्ति उपलब्ध कराई गई है और उस रिक्ति के अगेंस्ट हम लोग नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसमें गिरिडीह ज़िले में 1,11,198 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और इसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया आज से प्रारंभ करने का भी निर्देश है। 17 तारीख को एक प्रेस रिलीज़ इस संदर्भ में निकाला गया था, जिसमें कि समुचित टाइमलाइन का मेंशनिंग है। कल विश्वकर्मा पूजा की वजह से चूँकि अखबार नहीं आ पाया था, इस वजह से आज वह प्रेस रिलीज़ सभी अखबारों में आया भी है। उसमें यही है कि 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया जाना और उसके पहले तक लाभुकों का आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करा लिया जाना है। तो सभी लाभुक अपने अपने आवेदन को ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। 3 पेज का एक आवेदन है। इसमें मेनली हर एक लाभुक को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आवेदन देना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसे सभी लोग जो कि किसी भी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है या जिनके पास पक्का मकान है आदि पैमानों पर जो खरा उतरते हैं, वह सब इस माध्यम में एक्सक्लूडेड रहेंगे। और जो लोग इसमें नहीं हैं और ख़ास तौर पर वह परित्यक्ता हैं, विधवा हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से उनका इलाज चल रहा है या फिर वह स्ट्रीट हॉकर हैं, वेंडर हैं या भिखारी हैं या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो वह सब इंक्लूजन के मानक हैं। इस आलोक में लोग अपना आवेदन भरकर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या किसी भी पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। इन सभी आवेदनों का पंचायत स्तर पर स्क्रूटनाइजेशन होगा, जहां पर योग्यता के आधार पर सभी आवेदनों की छंटनी की जाएगी। जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सब आवेदन को वही पंचायत समिति के द्वारा प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा। अर्थात किसी एक पंचायत में 300 रिक्तियां हैं और वहाँ पर अगर 1000 आवेदन आए हुए हैं और उस 1000 में से अगर 600 आवेदन योग्य पाए जाते हैं तो उन 600 आवेदन को प्रायोरिटाइजेशन क्रम में सजाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आदिम जनजाति के परिवार हैं, उसके पश्चात विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर और एक सूची बनाई गई है, उसी के अनुसार लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इस प्रायोरिटाइजेशन के होने के बाद रिक्ति से डबल की संख्या में इस लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा पंचायत स्तर पर और आपत्तियां मंगाई जाएंगी। आपत्तियां मंगाने के पश्चात दोबारा उसी पंचायत स्तर पर मुखिया या फिर शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति रहेगी जो आपत्तियों पर विचार करेगी और किसी अगर नए नाम को जोड़ना है या हटाना है तो उस पर एक फाइनल निर्णय लेगी। और फलस्वरूप जो फाइनल लिस्ट तैयार होता है उसके सभी बेनिफिशरीज के लिए ग्रीन राशन कार्ड छपाया जाएगा, उनको उपलब्ध कराया जाएगा और 15 नवंबर के बाद से उनको उसके अगेंस्ट अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें हर एक लाभुक के मुखिया को महिला होना है। अगर उस पूरे परिवार में कोई महिला नहीं है तभी जाके उसमें कोई पुरुष मुखिया हो सकते हैं। तो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को
आज बैठक करा के प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दिया गया है। सभी आवेदकगण निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं और एक टाइमलाइन के अगेंस्ट सभी जांच कमेटी इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वह स्क्रूटनाइजेशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, जिसके पश्चात आपत्ति प्राप्त और आपत्ति निराकरण के बाद इस पूरे लिस्ट को फाइनल। पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाजपा से ही झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। राज्य का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। हर तरफ हत्या, लूट व भ्रष्टाचार का तांडव है। वर्तमान परिस्थिति में लोग एक बार फिर भाजपा की ओर आशा भरे निगाह से देख रहे हैं। श्री सिंह शनिवार को गांव के मालडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। गांवा प्रखंड स्थित मालडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह उपस्थित थे। बैठक में संगठन की मजबूती पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि सभी पंचायतों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। वहीं आगामी 26 सितंबर को गांवा में प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। तय किया गया कि पूर्व में झाविमो के जितने भी प्रखंड व पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता थे वह भाजपा के दोनों मंडल के पदाधिकारी व पंचायत स्तर के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर संगठन की मजबूती व स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को इस समय पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भाजपा की ही देन है, अतः राज्य का चहुमुखी विकास भी भाजपा के द्वारा ही संभव है। राज्य की वर्तमान सरकार इस समय अंतर्विरोधों से घिरी है। राज्य का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। हर तरफ हत्या, लूट व भ्रष्टाचार का तांडव है। वर्तमान परिस्थिति में लोग एक बार फिर भाजपा की ओर आशा भरे निगाह से देख रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सभी गांव में जाकर जन समस्याओं को चिन्हित कर उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के उपरांत प्रखंड के पांडेडी, मुसहरी समेत कई गांवों का भ्रमण कर श्री सिंह ने गरीबों के बीच फल व मास्क आदि का भी वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांडा मंडल अध्यक्ष सौदागर साव ने किया, जबकि मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, मुन्ना सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार सिंह, वहाब खान, दिलीप लाल, आनंदी प्रसाद यादव, बालकिशोर साव, कांग्रेस यादव, जयप्रकाश आनंद, हरिशंकर प्रसाद यादव, जयप्रकाश राम समेत कई लोग उपस्थित थे। गाँव में एक मीटिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी के और भारत ABM से जो बीजेपी में आए, दोनों भाइयों की मीटिंग अभी बैठ के किए और मीटिंग का पर्पस था हम लोगों का कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का 70 वर्ष पूरा हो गया है। ये सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर जितने साथी आए थे सबको मास्क दिए हैं और मिठाई हम लोग आपस में वितरित किए हैं और एक गरीब बस्ती में जा करके हम लोग कुछ फल का वितरण करेंगे और ये पूरे सप्ताह ऐसा कार्यक्रम चलते रहेगा। खेलने वाले अच्छे खिलाड़ियों को बैट देते हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं ताकि बढ़िया ढंग से खेले, स्वास्थ्य बना रखे और देश को सेवा में तत्पर रहे। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की जिला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपने अधिकार के लिए एक बार फिर एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की जिला इकाई की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता नारायण महतो कर रहे थे, वहीं संचालन सुखदेव हाजरा ने किया। मौके पर दिलचंद महतो, सुखदेव राय, पंकज कुमार, मनोज शर्मा, बैजनाथ मंडल, टिकैत सिंह, नारायण दास, मुख्तार अंसारी, जमाल अंसारी, अरविंद सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान कहा गया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया है। चुनाव के वक्त JMM और कांग्रेस के घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान दिलाए जाने का मुद्दा शामिल था, लेकिन आज इतने माह बीत जाने के बाद भी घोषणा पर अमल नहीं किया गया है और न ही इस दिशा पर कोई सार्थक पहल की है। ऐसे में पारा शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए एक बार फिर एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करनी होगी।
लेकिन इससे पहले एक शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री से मिलकर एक बार फिर अपनी ओर से सकारात्मक प्रयास करेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा शिक्षकों का नियमावली लागू करो लागू करो लागू करो। कि हमारी गठबंधन की सरकार जैसे बनती है तुरंत हम 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों को नियमावली बना करके इनकी सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन ये 3 माह क्या लगभग जो है ना 9 माह बीत गए, अब तक पारा शिक्षकों के लिए ना तो नियमावली बनकर कंप्लीट हो पाई है और ना ही कैबिनेट में इस पर जो है मूर्त रूप दिया गया है। इसलिए इस सरकार को फिर से हम लोग याद दिलाने के लिए ये हम लोग सरकार से पहले अपील करेंगे कि जो आपने वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाई जा रही है अविलंब उसको कैबिनेट से पास करवाइए, नहीं तो जिस प्रकार से रघुवर के शासनकाल में 15 नवंबर को जिस प्रकार से 65,000 पारा शिक्षक रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे थे, इस बार फिर से हम लोग एक बार मोरहाबादी पार्ट 2 का कार्यक्रम होगा और 15 नवंबर को 65,000 पारा शिक्षक फिर से एक बार मोरहाबादी मैदान में कूच करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर महापौर ने लोगों से अपील किया कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी अपने आसपास साफ सफाई रखकर ही इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। मौके पर सिंकू सिन्हा, रागिनी लहरी, हरमिंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, सुरेश गुप्ता और कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। के उपलक्ष्य में हम लोग गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के परिवार सब एकजुट होकर के मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से चालू था और आज 19 सितंबर को है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें हमारे के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चुन्नू कांत जी और संदीप डेंगेज जी और सारे कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी और सभी तमाम हमारे सारे कार्यकर्ता लग करके और इस सफाई अभियान को सफल बनाएं। और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक स्वच्छता का माहौल बना हुआ है, उसमें हम लोग सब मिलजुल करके अपने अपने घरों को साफ सुथरा रख करके इस तरह से अभियान कंटिन्यू करें, अपने अपने घरों को साफ सफाई रखें। एक प्रदर्शनी का पार्टी के द्वारा आयोजन किया गया, जो तस्वीर उनके लगाई गई है चौक पे। इसमें 6 साल के कार्यकाल में जो सब चुनिंदा कुछ कामों को हम लोग, काम तो इतने हैं जिसे कि गिनाने के लिए हमें बहुत लंबी लिस्ट बनानी होगी, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को छोड़ के बड़े जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम लोगों ने प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिससे कि यहाँ की जनता, सारे देश की जनता देख सके। समय में भारत में एक महापुरुष भाई नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री रूप में पदस्थापित होना और उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बिंदु पर काम कर दुनिया को भारत की शक्ति का प्रदर्शन दिखाया है। दूसरे नंबर में अनुच्छेद 370 जो काफ़ी लंबित मांग थी, एक झंडा, एक निशान, एक अखंड भारत का निर्माण, ये उन्होंने प्रमाणित कर दिखाया है। तीसरा राम मंदिर फैसला आज काफ़ी दिनों से लंबित था, जो सारे हिंदू धर्मावलंबियों की मानसिकता में एक ही सवाल कौन उठती थी कि कब राम मंदिर का निर्माण हो, उन्होंने वह भी कर दिखाया है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। LIC को IPO के माध्यम से निजीकरण करने संबंधित बिल का विरोध अभी से शुरू हो गया है। शनिवार को बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा ने गिरिडीह सांसद के सांसद प्रतिनिधि के एक ज्ञापन सौंपा।
संसद सत्र में LIC के IPO संबंधी बिल लाए जाने का विरोध गिरिडीह में भी शुरू हो गया है। शनिवार को बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा के पदाधिकारियों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश के आधारभूत संरचना में करोड़ों रुपए निवेश किया है। LIC की जब स्थापना हुई थी उस समय सरकार का उद्देश्य था कि जनता के छोटे छोटे बचत के पैसे से जनता और देश का विकास करना, जिसमें LIC ने अहम भूमिका निभाया। LIC ने कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थाओं में निवेश की है। ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का IPO के माध्यम से निजीकरण करना देश और बीमा धारकों के हित में नहीं है। इसलिए संघ ने गिरिडीह सांसद से आग्रह किया कि जब भी सांसद में LIC के IPO संबंधी बिल लाया जाए तो पार्टी स्तर से ऊपर उठकर देश हित में बिल का विरोध करें। इस संबंध में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अभी तक 600 से अधिक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ज्ञापन देकर आग्रह किया गया है कि LIC का IPO संबंधी बिल का विरोध करें। शिष्टमंडल में मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश, शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, शाखा संयुक्त सचिव विजय कुमार और अनुराग मुर्मू शामिल थे। आता है तो पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके इस बिल का विरोध करें और देश हित के लिए एक बहुत जरूरी काम है ताकि ये संस्था जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बना रहे और देश के विकास में अपना अहम योगदान देता रहे। LIC के सभी माननीयगण और वरीय पदाधिकारी द्वारा जो आवेदन मिला है और उनकी जो मांग है, इनके आवेदन और इनके मांग को माननीय सांसद जी के पास जल्द से जल्द भेज देंगे और हम चाहेंगे कि इनकी मांग को माननीय सांसद पूरा करें। राजधनवार के बलहारा गांव में अपराधियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे मां बेटे पर हमला कर नकदी समेत सोने के आभूषण लूट लिया। अपराधी हथियारों से लैस थे। पीड़ित मोटरसाइकिल सवार ने 4 अपराधी को पहचान लिया है। राजधनवार के बलहारा गांव के रहने वाले मोहम्मद मकसूद अपने ननिहाल से मां को लेकर मोटरसाइकिल से लौटने के क्रम में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने हथियार के बल पर मां बेटे के साथ जमकर मारपीट कर 20,000 रुपए नकदी समेत सोने का आभूषण लूट लिया। घटना में मां बेटे दोनों जख्मी हैं। भुक्तभोगी मोहम्मद मकसूद अपनी मां रुबैदा खातून को लेकर शनिवार को इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे। भुक्तभोगी मकसूद ने मां और उस पर जानलेवा हमला करने वालों को पहचान बलहारा गांव निवासी मोहम्मद हासिम, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद मुख्तार के रूप में किया है। घटना के संबंध में मोहम्मद मकसूद ने बताया कि वह अपनी मां रुबैदा खातून को ननिहाल से लेकर बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच दोनों जब बलहारा गांव के समीप पहुंचे तो वहां पहले से 6 लोग खड़े थे। अंधेरा होने के कारण मां बेटा आरोपियों को देख नहीं पाए। इस दौरान दोनों मां बेटे जब नजदीक पहुंचे तो सभी आरोपियों ने मकसूद व उनकी मां को घेर लिया। इस दौरान एक आरोपी ने मकसूद पर पिस्तौल तान लिया। हिम्मत दिखाते हुए मकसूद ने आरोपी के हाथ से पिस्तौल छीनने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे आरोपियों ने मकसूद पर धारदार हथियार और लाठी से पीटना शुरू कर दिया। वहीं अन्य आरोपी मकसूद की मां रुबैदा खातून के कान से सोने के टॉप्स और गले से चेन छीन लिया, जबकि मकसूद के पास मौजूद 20,000 रुपए भी छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद दोनों मां बेटे धनवार थाना के OP पर्सन पहुंचे, जहां से दोनों को धनवार थाना भेजा गया। 7:30-8 बज रहा था। फिर हम लोग बलहारा से घर की ओर बढ़े। उसके बाद 1-2 किलोमीटर पहले ही अज्ञात लोग थे, रोड में चल रहे थे। हमको लगा कि पब्लिक है, रोड में चल रहा है। अचानक घूम के रड से वार कर दिया। रड से वार किया तो मम्मी गिर गई। हम रुक गए। उसके बाद हेलमेट में वार किया। पूरा हेलमेट पहने थे, हेलमेट टूट गया। उसके बाद ताना खींची में हेलमेट निकल गया सर से। उसके बाद रड से वार किया, हम गिर गए। फिर उठे, फिर संभले और हम भी मारे हम लोग को। इसी बीच में राइफल निकाला, राइफल से वार करने का कोशिश किया। मतलब तब तक हम राइफल पकड़ लिए, छीन लिए। वही तो जब में फिर राइफल से मेरा मुंह में मार दिया, राइफल घुसा। उसके बाद वो लोग पीछे से बाइक आ रहा था, वो बाइक का लाइट देखा। उसके बाद वो लोग भागना शुरू कर दिया। फिर जो बाइक वाला था वो रुक गया। अम्मी चिल्लाने लगी, मेरी मम्मी।
बाइक वाला रुका तो वो लोग पहचान लिया कि हमारा गांव का आदमी है, वो चिल्लाने लगा। उसी के दरमियान में वो लोग भाग गया। हम लोग उसको पहचाना, 4 आदमी था, वो लोग को पहचान लिए, 2 लोग को नहीं पहचान सके सर। मोहम्मद आसिम मियाँ है और एक मोहम्मद परवेज, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद मुख्तार, ये 4 लोगों को हम पहचान लिए। टोटल की 4 लोग को पहचाने, 2 लोग दूर खड़े थे सर। 2 गोली वहाँ गिर गया, उस दरमियान में लोग 20,000 रुपया मेरा था, बैंक से निकाला था, 10,000 मेरे पॉकेट में था सर। टोटल 30,000 रुपया था, वो निकाल लिया। मम्मी के गला में जेवर था, वो निकाल लिया। कान में था रिंग, वो निकाल लिया। उसके बाद जो है यही सब हुआ। उसका हमको होश नहीं क्या। कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे हालत में योद्धा की भूमिका में अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा डॉक्टर दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर कोरोना से लड़ने में जी जान से जुटे हुए हैं और आपसी समन्वय की मिसाल पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही डॉक्टर का साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ प्रख्यात समाज सेवी हैं। पेश है सीधी नजर के वरीय संवाददाता नफीस अजहर के साथ डॉक्टर पी नैयर से बातचीत का अंश। कोरोना काल में लड़ना है, योद्धा की भूमिका बेहद खास हो जाती है। जी हाँ, वह योद्धा जो इस महामारी को हराने के लिए दिन रात जी जान से जुटे हुए हैं। जबकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हर आदमी डर कर भाग रहा है, किसी से मिलने से कतरा रहा है, वह योद्धा ही है जो मरीजों के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। तो कौन है वह योद्धा? आइए हम आज उनसे मिलवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं कोरोना काल में फ्रंट लाइन में रहकर काम करने वाले प्रख्यात चिकित्सक, सह सक्रिय स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, जो कम वक्तों में अपनी पहचान झारखंड में बनाए हैं, डॉक्टर पी नैयर साहब, आपका सीधी नजर लाइव में स्वागत है। बहुत धन्यवाद नफीस जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, एक डॉक्टर के रूप में, एक राजनेता के रूप में। तो आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। ऐसे मैं डॉक्टर पी नैयर, चेयरमैन हेल्थ डिपार्टमेंट कांग्रेस झारखंड, बोकारो 36 विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं। और हमारा अभी 3 से 4 हमारा हॉस्पिटल चल रहा है इस वक्त। और इस कोविड के वक्त में जो महामारी पूरे देश में फैला हुआ है, इन सबों को हॉस्पिटल से वक्त निकाल के लोगों के बीच में मैं लोगों को सेवाएं दे रहा हूं और लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे प्रिकॉशन ले, बचे कैसे कोविड-19 से, इसके लिए मैं लोगों को जानकारी देते चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में आप लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? सामना बहुत विभिन्न तरह का करना पड़ रहा है मुझे इस वक्त की। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट कोविड-19 का टेस्ट करेगा तो रिजल्ट चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, वो सामने आएगा। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए ज़्यादा इंतजाम करना जरूरी है। और मैं हमेशा अनुरोध करूंगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे झारखंड सरकार को मदद मिले कि हम लोग और चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों पे अलग अलग विभिन्न जहां लोग रास्ता नहीं है वहां जाकर के लोग उनको जागरूक करें और उनको अवेयरनेस करें कि आप कैसे बचाव कर सकते हैं कोविड की। कोरोना काल की कोई वैसी यादें जो आपके जहन में आज भी आपको सोचने पे मजबूर कर देती है? ऐसा है कि अभी लास्ट मंथ मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। काफी ग्रामीण गांव तरफ, जंगल की तरफ में जाकर के वहां पे लोग कोविड के लिए, उन्हें पता भी नहीं कि कोरोना कोई महामारी काल ऐसा कुछ बीमारी आया हुआ है। वो जनरल जैसे लाइफ लोग पहले से जी रहे थे वैसा ही लाइफ वो जी रहे हैं। और उसी बीच में आए दिन वहां मौतें हो रही थी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कोविड से मौतें हो रही हैं। वो लगता था कि किसी न किसी बीमारी से, चाहे वो क्रोनिक अल्कोहलिक हो या और बीमारी गंभीर डिजीज हो, तो उनसे मौतें हो रही। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ज्यादा उस पर फोकस करे और जो मेडिकल कैंप्स इस वक्त लग रहे हैं अलग अलग आंगनबाड़ी सेविकाएं, स्कूल में, मेडिकल में, मैं सोचता हूँ कि वो ग्रामीण क्षेत्रों पे, झुग्गी झोपड़ी जहाँ जहाँ रास्ता नहीं हो, जंगल पहाड़ों पे, वहां भी जाकर लोगों को टेस्ट करें। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना काल में लोगों तक राशन भी पहुंचाया है,
लोगों से जा के मिले हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो? बहुत ही अफसोस की बात है, सडन जो भारत सरकार आपको लॉकडाउन तुरंत उन्होंने जो स्टार्ट किया था उस तरह से नहीं करना चाहिए था। पहले लोगों को आपको अवगत कराना चाहिए था कि लोग अपने इंतजाम खुद कर सके, जो अलग अलग शहरों में जो काम के लिए गए हैं वो जहां फंसे हुए हैं वो अपने घर तक पहुंच जा सके। इस हाल में बहुत सारे लोगों को भूख से बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो बहुत ही अफसोसजनक है। और मुझसे जितना बना मैं उस वक्त में लोगों की मदद किया राशन की सामग्री को लेकर, और आज मैं हेल्थ जो सदियों से करते आ रहा हूँ हेल्थ का मैं अवेयरनेस आज भी करते आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्वास्थ्य विभाग कमियां करने के लिए मैं झारखंड सरकार, अभी गठबंधन की सरकार हमारा बनी है इस वक्त, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे खुद के हैं मिस्टर बन्ना सर हैं, तो मैं फिर से उनसे अपील करूंगा। लास्ट टाइम भी 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि अभी भी अवेयरनेस और जो कोऑर्डिनेट की कमी है आपस में, उसे तालमेल स्वास्थ्य मंत्रालय को बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अगर कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवारी या जवाबदेही हमें स्वास्थ्य पर पोस्ट कर दिया है, और मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पे अलग अलग जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष कमेटी बनी हुई है, तो मैं ज्यादा लोगों की परेशानी समझ सकता हूं, लोगों की ज्यादा मदद कर सकता हूं। तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि वो कोऑर्डिनेट करके हमारे कमेटी के साथ और अपने साथ हमें जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सकें। मैं ये चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? करीब आज से 20 साल पहले हमारे डॉक्टर सी के ठाकुर सर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके बाद झारखंड में करीब 20 सालों से जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है जो स्वास्थ्य विभाग का है वो सिर्फ कागजों में था। और जिस तरह से मुझे ये जिम्मेवारी मुझे जब आज से 2 साल पहले मुझे इसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया स्वास्थ्य विभाग का, तो उस वक्त प्रदेश में कमेटी नहीं थी, ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, ना जोनल कमेटी थी। मैं अपनी मेहनत से, अपने बल से, बगैर किसी का सहयोग से मैंने कमेटी को, संगठन को मैंने मजबूत किया है पूरे झारखंड में, जो अपनी एक पहचान बना रखी है इस वक्त। मैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, मैं हमारे प्रभारी RPN सिंह हैं या डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, मैं सबों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप जरा सा भी इसमें सहयोग अगर हमारे करते हैं, तो मैं इसे पूरे नेशनल लेवल पे इसकी एक मजबूत संगठन कांग्रेस का स्वास्थ्य विभाग का बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूंगा, और आने वाले वक्त में कांग्रेस का सरकार बनाने में बहुत योगदान होगा इस स्वास्थ्य विभाग का। डॉक्टर साहब, आपका गिरिडीह से जो लगाव है, इसकी क्या खास वजह है? गिरिडीह से लगाव हमारा यहाँ पे ससुराल है, और हमारा यहाँ हॉस्पिटल भी चलता है, और अक्सर हमारा इस जगह पे आना जाना है लोगों के। हमारा संगठन स्वास्थ्य विभाग का हमारा संगठन है। इस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और बेहतरीन हमारा एक संगठन यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का बना हुआ है, मजबूत है। लोग आए दिन में मेडिकल कैंप्स करते आ रहा हूँ मैं। कल फिर गांडे विधानसभा में एक सदस्यता अभियान जो है हमारे कमेटी की तरफ से जो कल होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ मेडिकल कैंप दूं, सेवाएं दूं, लोगों से जुड़ूं, लोगों की समस्याएं, रोड बिजली सड़क की समस्याएं का भी मैं निदान कर सकूं, क्योंकि लगाव हमारा एक तरह से है, हमारा घर भी यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अब गिरिडीह वासियों को इस कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना ये चाहूंगा कि अपने आप को जागरूक हों, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और आप मास्क लगाएं इस वक्त, और ज्यादा जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है झारखंड सरकार का, उसका पालन करें, तो आप अपने जान, अपने परिवार और पड़ोसी का भी जान आप बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में गरीब मरीज जो है, परेशान हाल मरीज हैं, उनका समुचित इलाज हो, इस आपकी सरकार भी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए नफीस साहब की जब हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट की यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग हमारे कांग्रेस के हाथ में है, और इस वक्त मैं
जब सरकार हमारी नहीं थी उसके पहले से भी मैं एज ए डॉक्टर के नाते और सोशल वर्कर के नाते मैं लोगों को मदद किया करता था। स्वास्थ्य हमारा विभाग है और आज भी इस वक्त अननोन नंबर अलग अलग शहरों से, अलग अलग ग्रामीण से, अलग अलग जिलों से मेरे पास रात में 2-3 बजे भी आता है कि सर मैं फलाना जगह से बोल रहा हूँ, आपका नंबर मुझे किसी फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, तो हमारी मदद है। इस वक्त रिम्स में हमारी समस्या है या पीएमसी में समस्या है, तो मैं उन सभी तमाम हमारे झारखंड वासियों से मैं बिल्कुल ही वादे के साथ कहता हूं कि आपको कभी भी 24 घंटे कभी भी जरूरत आपको हो, किसी प्रकार का मदद चाहिए, रिम्स में हो या पीएमसीएच और टाटा टेस्ट में हो, तो बेझिझक आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9798-9798-563-777। आप 24 आवर्स संपर्क करके अपने आप को अपने पड़ोसियों की मदद हमसे आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी नजर लाइव के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।